भ्रष्टाचार से लड़ने के नाम पर आम आदमी पार्टी को कुचलने के आरोप पर भाजपा ने किया पलटवार। कहा, भ्रष्टाचार के कारण आपके कई मंत्रियों के हुए इस्तीफे। साथ ही कहा, कई घोटाले करने वाली दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर 3,000 करोड़ रुपए का है कर्ज। विदेश मंत्री एस जयशंकर संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र में हिस्सा लेने के लिए 11 दिनों के दौरे पर पहुंचे अमेरिका। विदेश मंत्री न्यूयॉर्क में क्वाड, इब्सा, ब्रिक्स सहित कई बहुपक्षीय और त्रिपक्षीय बैठकों में भी लेंगे हिस्सा। वॉशिंगटन में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से भी करेंगे मुलाकात। देश में पर्यटन को बढ़ाने के लिए हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 दिवसीय पर्यटन मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू। पर्यटन और संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा, पर्यटन नीति के अलावा सम्मेलन में इको टूरिज्म, ग्रीन टूरिज्म और मेडिकल टूरिज्म पर सरकार का जोर। कहा, देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कनेक्टिविटी बढ़ाने पर काम जारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ब्रिटेन की दिवंगत महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को लंदन में भारत की ओर से दी श्रद्धांजलि। कल राजकीय सम्मान के साथ महारानी एलिजाबेथ का होगा अंतिम संस्कार। विश्व के कई नेता अंतिम संस्कार में लेंगे हिस्सा। तो खेल की खबरों में बेंगलुरु फुटबॉल क्लब ने फाइनल मैच में मुंबई सिटी एफसी को 2-1 से हराकर पहली बार जीता डूरंड कप खिताब। बेंगलुरु एफसी ने शानदार शुरुआत करते हुए 11वें मिनट में किया पहला गोल। नमस्कार, हिंदी समाचारों के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज, मैं हूं लाल चंद्र सिंह। देखते हैं खबरों को विस्तार से। इस वक्त की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर, भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के आरोपों पर पलटवार किया है। केजरीवाल ने भ्रष्टाचार से लड़ने के नाम पर आम आदमी पार्टी को कुचलने का भाजपा पर आरोप लगाया था। तो भाजपा ने कहा कि इतिहास में सबसे कम समय में आम आदमी पार्टी के कई मंत्रियों ने भ्रष्टाचार के कारण इस्तीफा तक दिया है। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच इन दिनों जबानी जंग लगातार चल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार का महिमामंडन करने का आरोप लगाते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी वही पुराना नाटक कर रही है जो वो हर चुनाव से पहले करती है। भाजपा की यह टिप्पणी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा ये कहे जाने के कुछ घंटों बाद आई कि गुजरात में सत्ताधारी पार्टी बौखला गई है। इतिहास में सबसे कम समय के अंदर अगर किसी सरकार में सबसे ज्यादा मंत्रियों को भ्रष्टाचार के आरोप के कारण इस्तीफा देना पड़ा हो तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी की है। याद करिए, नया दिल्ली में सरकार अरविंद केजरीवाल जी का बना था तो जितेंद्र तोमर को लेकर अरविंद केजरीवाल जी उस समय भी इसी प्रकार से भाषण दे रहे थे और कह रहे थे ये तो मोदी जी, ये तो सरकार डर गई है, वरना सबसे पढ़ा लिखा इंसान तो जितेंद्र तोमर है। बाद में सारी फर्जी डिग्रियां निकली तो जितेंद्र तोमर को चुपके से मंत्रिमंडल से निकाल दिया है। पार्टी से नहीं निकाला है, मंत्रिमंडल से निकाला है। आम आदमी पार्टी के निर्वाचित प्रतिनिधियों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार उनकी पार्टी के मंत्रियों और नेताओं को भ्रष्टाचार के झूठे मामलों में फंसाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि भाजपा आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता को पचा नहीं पा रही है। जिन एजेंसियों का दुरुपयोग करके हमारे ऊपर झूठे मुकदमे आपने लिखा है, उनको हमसे माफी मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने अरविंद केजरीवाल पर पलटवार करते हुए कहा कि शराब चोर अपने आप को माखन चोर बता रहे हैं। अन्ना हजारे ने सही कहा था कि केजरीवाल को दिमाग चढ़ गया है। 2 राज्यों में जीतने के बाद वो खुद को भगवान समझने लगे हैं। 2 राज्य में सरकार बनने के बाद मैं भगवान बन गया हूं। अरविंद केजरीवाल जी अब भगवान बन गए। मानव इतिहास में इंसान से भगवान बनने का ये जो सफर है, इतने कम समय के अंदर पूरा करने वाला वो पहले व्यक्ति है। शराब में से कट खाने वाला अपने आप को माखन चोर से कंपेयर कर रहा है।
18 राज्यों में हमारी सरकार, हम कहते हैं कि हम लोग सेवक हैं, जनता जनार्दन है, भगवान कोई है तो वो जनता है। गौरतलब है कि दिल्ली आबकारी नीति में कथित भ्रष्टाचार के आरोप और जांच से घिरी आम आदमी पार्टी के कट्टर ईमानदार के दावे पर भाजपा लगातार सवाल उठा रही है। भाजपा ने कहा है कि दिल्ली में डीटीसी बस खरीद, बिजली घोटाला समेत अन्य कई तरह के घोटाले करने वाली आम आदमी पार्टी की सरकार पर 3000 करोड़ रुपए का कर्ज है। साथ ही भाजपा ने कहा कि जब किसी राज्य में चुनाव आता है तो अरविंद केजरीवाल के सर्वे में जीत की नौटंकी शुरू हो जाती है। ऐसा ही दावा आम आदमी पार्टी हिमाचल और उत्तराखंड में कर रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। तो ये राजनीतिक वार और पलटवार का खेल चल रहा है और इससे अलग एक और बड़ी खबर, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से 28 सितंबर तक अमेरिका के दौरे पर रहेंगे। डॉक्टर एस जयशंकर संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र में भाग लेंगे। यात्रा के पहले चरण में डॉक्टर जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। साथ ही 77वें संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो इस वर्ष का विषय है वो है एक ऐतिहासिक क्षण, आपस में जुड़ी चुनौतियों के परिवर्तनकारी समाधान। ये विषय है। विदेश मंत्री 4 देशों भारत, ब्राजील, जापान, जर्मनी के समूह की मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी भी करेंगे और साथ ही बहुपक्षवाद को फिर से मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के व्यापक सुधार प्राप्त करने के लिए L69 समूह की उच्च स्तरीय बैठक में भी भाग लेंगे। L69 समूह में एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका जैसे विकासशील देश और कैरेबिया सहित छोटे द्वीपीय देश शामिल हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने और इसे प्रदर्शित करने के लिए विदेश मंत्री 24 सितंबर को एक विशेष कार्यक्रम इंडिया एट 75 शोकेसिंग इंडिया UN पार्टनरशिप इन एक्शन को संबोधित करेंगे, जो भारत की विकास यात्रा को उजागर करेगा। इस कार्यक्रम को कई सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों और UNDP प्रशासक के साथ 77वें UNGA अध्यक्ष द्वारा संबोधित किए जाने की उम्मीद है। डॉक्टर जयशंकर क्वाड, इप्सा और ब्रिक्स की बहुपक्षीय बैठकों के साथ साथ भारत, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, भारत, फ्रांस, UAE और भारत, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया जैसी त्रिपक्षीय बैठकों में भी भाग लेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि डॉक्टर जयशंकर के अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, अमेरिकी प्रशासन के वरिष्ठ सदस्यों और अमेरिकी व्यापार जगत के दिग्गजों के साथ चर्चा का भी कार्यक्रम है। वो भारतीय प्रवासियों के साथ भी बातचीत करेंगे। तो बहुत ही व्यापक कार्यक्रम है विदेश मंत्री एस जयशंकर का अमेरिका में। और इधर उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ ने मध्य प्रदेश के जबलपुर के अपने दौरे में न्यायमूर्ति JS वर्मा स्मृति व्याख्यानमाला कार्यक्रम में हिस्सा लिया। साथ ही उपराष्ट्रपति वेटनरी कॉलेज में आयोजित राजा शंकर शाह कुंवर रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस कार्यक्रम में भी शामिल हुए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मध्य प्रदेश में अपने जबलपुर के एक दिन के दौरे पर भारत के पूर्व न्यायाधीश JS वर्मा की न्यायिक प्रज्ञा, ज्ञान और संवैधानिक मर्यादा को याद किया। न्यायमूर्ति JS वर्मा स्मृति व्याख्यानमाला कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि पूर्व न्यायाधीश JS वर्मा के फैसले हमेशा न्याय संगत रहते थे। साथ ही उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के तीनों स्तंभों को अपने अपने संवैधानिक दायरे में रहकर काम करना चाहिए, जिसे लोकतंत्र और मजबूत होता है। I would therefore strongly urge and appeal, the time now has come when a fresh look be taken so that all institutions, legislature, executive and judiciary, confined to the role prescribed for them by the Constitution. This will be good for the institutions. This will be good for the country. न्यायमूर्ति JS वर्मा स्मृति व्याख्यान माला में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारत में मातृभाषा को न्याय की भाषा बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि अगर न्यायालयों में स्थानीय भाषा में बहस सुनी जाएगी और फैसले सुनाए जाएंगे तो आम जनता को इससे बहुत राहत मिलेगी। इसके बाद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ वेटनरी कॉलेज में आयोजित राजा शंकर शाह कुंवर रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने 1857 की क्रांति में अमर हुए दोनों शहीदों की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आदिवासी भी शामिल हुए।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय जन नायकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, परंतु दुर्भाग्यवश उन्हें इतिहास में वो स्थान नहीं मिल पाया जिसके वो हकदार थे। उन्होंने कहा कि आजादी के इस अमृत महोत्सव के दौरान इस महानायकों के बारे में काफी खोज किया जा रहा है। उपराष्ट्रपति ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर आयोजित एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज, जबलपुर। आगे की खबरों में पर्यटन को देश में अब बढ़ावा मिलेगा। पर्यटन के विकास और इससे संबंधित नीति पर चर्चा करने के लिए हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 दिनों का राज्यों के पर्यटन मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू हो चुका है। पर्यटन के लिए सरकार का जोर देश भर में हवाई मार्ग, रेल मार्ग और अन्य तरीकों से कनेक्टिविटी बढ़ाने पर है। देश में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए और पर्यटन के विकास से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 18 से 20 सितंबर तक राज्यों के पर्यटन मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। इस सम्मेलन में अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, गोवा, मेघालय, कर्नाटक, लद्दाख, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, जम्मू कश्मीर, झारखंड, केरल और महाराष्ट्र सहित कई राज्यों के पर्यटन मंत्री सहित करीब 250 प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। इस सम्मेलन में केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि टूरिज्म पॉलिसी के अलावा इको टूरिज्म, ग्रीन टूरिज्म और मेडिकल टूरिज्म को कैसे बढ़ाया जाए, भारत सरकार इस दिशा में काम कर रही है। इस 3 दिन में भारत में कैसा टूरिज्म को बढ़ावा देना, भारत में टूरिज्म को कैसा एंकरेजमेंट करना, टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को कैसा डेवलप करना, फॉरेन टूरिस्ट को कैसा अट्रैक्ट करना, डोमेस्टिक टूरिज्म में इंडियन डायस्पोरा और इंडिजियस एक्टिविटी को कैसा बढ़ाना। जो आज नौजवान इको टूरिज्म, ग्रीन टूरिज्म, होम टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म, ऐसा अलग अलग टूरिज्म पर भी भारत सरकार काम कर रहे। पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार हर स्तर पर काम कर रही है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार पर्यटन आधारित उद्योग को भी बढ़ावा दे रही है। इसके लिए सरकार ने अतिरिक्त 50,000 करोड़ का इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम का आवंटन किया है। टूरिज्म आधारित हॉस्पिटैलिटी एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए 50,000 करोड़ का एडिशनल इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम का हम एलोकेशन किया है। इस सम्मेलन के दौरान पर्यटन मंत्रालय की विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, जिसमें पर्यटन अवसंरचना का विकास, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक व धरोहर पर्यटन, हिमालयी राज्यों में पर्यटन, उत्तरदायी एवं सतत पर्यटन, पर्यटन स्थलों या गंतव्यों के विपणन एवं प्रचार प्रसार में डिजिटल प्रौद्योगिकी की भूमिका, भारतीय आतिथ्य क्षेत्र में होम स्टे का उभरता महत्व, आयुर्वेद, वेलनेस व मेडिकल वैल्यू ट्रेवल और घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देना शामिल है। सम्मेलन के दौरान पर्यटन मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा के साथ साथ वन्य जीव पर्यटन, उत्तरदायी पर्यटन, G20 के पर्यटन संबंधी पहलुओं जैसे अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो पर्यटन को और बढ़ावा देने की सारी कोशिशें की जा रही हैं। आगे देखेंगे कुछ और खबरें, फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। जिन आंखों के सपने सुरक्षित हो वो चेहरे मुस्कुराते ही हैं, क्योंकि इनको है एक अच्छे भविष्य का भरोसा। और इन जैसे 4 करोड़ लोगों को अच्छे भविष्य का भरोसा दिया है भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अटल पेंशन योजना ने। आप भी इनकी तरह अटल पेंशन योजना में पंजीकरण कराएं और 3 लाभ के साथ 60 वर्ष की आयु के बाद आजीवन गारंटीकृत न्यूनतम पेंशन पाने के हकदार बने। अटल पेंशन योजना के तहत पंजीकरण के लिए अपनी बैंक शाखा या डाकघर से संपर्क करें। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार, 2 बूंद हर बार।
पोलियो पर जीत रहे बरकरार। फसल बीमा से अब सुरक्षित आत्मनिर्भर बन जाए किसान। एआईसी के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। एआईसी किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। Power Grid, a Maharatna PSU of Government of India, largest transmission utility of country, embarked on one such remarkable journey to establish one nation, one grid, one frequency, culminating into one electricity market. Power Grid, transmitting power, transforming lives. हमारा देश भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आइए हम भी इस महोत्सव में भाग लें। सड़क पर रहते हुए बच्चों को आपने कई बार देखा होगा। कोई बच्चा दिव्यांग होता है, कोई बाल मजदूर, तो कोई परिवार से पिछड़ा हुआ। जब भी हम ऐसे किसी बच्चे को सड़क पर देखें, तो ये हम सभी का देश के प्रति कर्तव्य है कि हम NCPCR के सिटीजन पोर्टल पर सूचना दें। मैं एक अध्यापिका हूँ। हमने कोविड-19 जैसी कठिन परिस्थितियों में भी बच्चों तक ऑनलाइन शिक्षा पहुंचाई है, पर सड़क पर रह रहे बच्चे इस शिक्षा से आज भी वंचित हैं। इन बच्चों की मदद हमें व्यक्तिगत क्षमता में करनी चाहिए। अपनी सेवाएं देने के लिए आप NCPCR के बाल स्वराज पोर्टल पर जाकर खुद को व्यक्तिगत सेवाओं के लिए, जैसे शिक्षा देने की सेवा, मेडिकल सेवा, लीगल सेवा आदि प्रदान करने के लिए रजिस्टर करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज़ पर समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिवसीय यात्रा पर मिस्र पहुंचे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मिस्र के रक्षा और रक्षा उत्पादन मंत्री जनरल मोहम्मद जाकी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों मंत्री इस दौरान परस्पर सैन्य संबंधों को बढ़ाने की संभावनाओं पर विचार करेंगे और रक्षा उद्योगों के बीच सहयोग की समीक्षा करेंगे। इस दौरान भारत और मिस्र के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने के एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर होगा। रक्षा मंत्री अपने यात्रा के दौरान मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह एल सीसी से भी मुलाकात करेंगे। दादर नगर हवेली और दमन दीव की जनता दल यूनाइटेड यानी JDU की इकाई का भारतीय जनता पार्टी में विलय हो गया है। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा की उपस्थिति में JDU के सदस्य भाजपा में शामिल हो गए। पिछले महीने बिहार के CM नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ लगभग 20 महीने का गठबंधन तोड़ते हुए राज्य में अपने निकट प्रतिद्वंद्वी पार्टी RJD के साथ गठबंधन कर फिर से सरकार बिहार में बनाई थी। और इधर भाजपा ने मिशन 2024 की तैयारियों के तहत देश के प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में केंद्रीय मंत्री प्रवास के लिए भेज रही है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री संगठन से लेकर सरकारी अधिकारियों और मीडिया से भी रूबरू हो रहे हैं और इसी सिलसिले में महाराष्ट्र में दक्षिणी मध्य मुंबई लोकसभा क्षेत्र के अपने 2 दिवसीय दौरे के अंतिम दिन केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने समाज के विभिन्न वर्गों से संवाद किया। महाराष्ट्र में दक्षिण मध्य मुंबई लोकसभा क्षेत्र के अपने 2 दिवसीय दौरे के अंतिम दिन केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने युवा खिलाड़ियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और व्यापारिक प्रतिनिधियों से संवाद कार्यक्रम के दौरान अलग अलग मुद्दों पर चर्चा की। संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार खेल और खिलाड़ियों के लिए अच्छी सुविधाएं दे रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये सुविधाएं खिलाड़ियों तक पहुंचे, ये सुनिश्चित करना राज्य के खेल संघों पर निर्भर करता है। उन्होंने इन खेल संघों से जिम्मेदारी को समझने और उनके अनुरूप कार्य करने की अपील की। We can create the sports infrastructure, we can appoint the coaches. By the end of the day, it is the sports federations and the associations at the state level who pick the players for the team and who give facilities, whatever has been provided by us, to those players, and also to create championship events or competitions. ये मूल सिद्धांत समझना इसलिए बहुत जरूरी है कि खेल राज्य का विषय, स्पोर्ट्स इज अ स्टेट सब्जेक्ट, राज्य की जिम्मेदारी सबसे पहले। मीडिया की बैठक में पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों से संवाद किया। अपने प्रवास के 2 दिनों में उन्होंने जनता से जुड़े तमाम मुद्दों पर विभिन्न माध्यमों से प्रतिक्रिया ली।
दोपहर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि महाराष्ट्र देश में सबसे बड़ा करदाता राज्य है। इसके बावजूद महिलाओं के लिए शौचालयों की उचित व्यवस्था और जनता के लिए मूलभूत सुविधाओं की कमी है। उन्होंने नगर निगम अधिकारियों को शौचालय की सुविधा बढ़ाने के लिए निर्देश दिए हैं। अगले 2 साल का लक्ष्य बीएमसी ने रखा था, मैंने आग्रह अधिकारियों को किया तो उन्होंने उसको स्वीकार किया है कि अगले 1 साल के अंदर ही, ताकि वो अगले 1 साल के अंदर 15 अगस्त 2023 तक जो शौचालय अगले 2 साल में बनने थे उसको 1 साल में बनाकर देंगे। इसके अलावा अपने प्रवास के तहत केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने धारावी में कोली समाज और वाल्मीकि समाज सहित समाज के कई वर्गों के साथ मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सभी समाज के वर्गों के प्रतिनिधियों की समस्या को सुना और उन्होंने इन समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित विभाग से बातचीत करने का आश्वासन दिया। इसके बाद वे मुंबई के सायन स्थित श्री अशोक सिंघल कैंसर सेवा सदन गए। नरेंद्र मोदी के जन्म सप्ताह के मौके पर कैंसर पीड़ितों के बीच आवश्यक सामग्री का वितरण किया। साथ ही केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मुंबई के नायगांव में पार्टी कार्यकर्ताओं और गांवों के प्रमुखों से मुलाकात की। श्याम मिश्रा के साथ योगेश कुमार, शीतल, डीडी न्यूज, मुंबई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लिखे किताब का आज शाम केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पटना में उद्घाटन किया। ज्ञान भवन में मोदी एट 20 सपने हुए साकार इस पुस्तक का लोकार्पण करते हुए उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी मंत्र, तरीका और मिशन है। ये मंत्र मात्र सफलता का नहीं, जनता के लिए समाधान का। तरीका सिर्फ गवर्नेंस का नहीं बल्कि संगठन को सशक्त करने का, और मिशन सिर्फ भाजपा को यशस्वी पार्टी बनाने का ही नहीं बल्कि भारत को विश्व शक्ति बनाने का है। मोदी मंत्र है, मेथड है, मिशन है। मंत्र मात्र सफलता का नहीं, जनता के लिए समाधान का मंत्र। मेथड मात्र गवर्नेंस का नहीं बल्कि संगठन को सशक्त करने के लिए प्रयास। और मिशन मात्र ये नहीं कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र की सबसे यशस्वी राजनीतिक पार्टी बने, बल्कि मिशन ये कि भारत विश्व भर में न सिर्फ शक्ति की दृष्टि से, सामर्थ्य की दृष्टि से, संवेदनशीलता की दृष्टि से, क्षमता की दृष्टि से, साथ ही विवेक की दृष्टि से विश्व भर में उत्तम स्थान प्रदान करें अपने आप को और अपने हर नागरिक को। रुख करते हैं एक और बड़ी खबर का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज लंदन के वेस्टमिनिस्टर हॉल में दिवंगत महारानी एलिजाबेथ को श्रद्धांजलि अर्पित की। कल महारानी एलिजाबेथ का पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा, जिसमें कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष भाग लेंगे। यूनाइटेड किंगडम इस समय शोकाकुल है। लोग फूलों, तस्वीरों और आंसुओं के साथ क्वीन एलिजाबेथ को याद कर रहे हैं। लोग घंटों लाइन में खड़े होकर वेस्टमिंस्टर हॉल जा रहे हैं, जहां क्वीन के पार्थिव शरीर को इन स्टेट में रखा गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए यूके में हैं। रविवार को उन्होंने वेस्टमिंस्टर एबे में जाकर शोक व्यक्त किया। करीब 500 खास मेहमानों के साथ वेस्टमिंस्टर एबे में राष्ट्रपति क्वीन एलिजाबेथ के अंतिम संस्कार फ्यूनरल में हिस्सा लेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू की इस यात्रा को दोनों देशों के बीच घनिष्ठ संबंधों के उदाहरण की तरह देखा जा रहा है, एक भाव जो दोनों देशों के लोगों को और करीब लाएगा। टीम डीडी न्यूज के साथ शुभेंदु घोष, लंदन। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आज प्यूर्टो रिको के लिए एक आपातकालीन घोषणा की है। प्यूर्टो रिको में आए ट्रॉपिकल तूफान फियोना के कारण ये घोषणा की गई है। व्हाइट हाउस ने एक बयान में कहा कि आपातकालीन घोषणा संघीय आपात प्रबंधन एजेंसी को आपदा राहत प्रयासों में समन्वय स्थापित करने और आपातकालीन सुरक्षात्मक उपाय प्रदान करने के लिए अधिकृत करती है। दरअसल अटलांटिक महासागर में बुधवार को एक शक्तिशाली चक्रवात तूफान का केंद्र बना था। इसे फियोना नाम दिया गया है। प्यूर्टो रिको में इस तूफान को लेकर चेतावनी जारी कर दी गई है।
खबर खेल के मैदान से। बेंगलुरु फुटबॉल क्लब ने आज करीबी फाइनल मैच में मुंबई सिटी एफसी को 2-1 से हराकर पहली बार डूरंड कप खिताब जीत लिया। बेंगलुरु एफसी ने शानदार शुरुआत करते हुए 11वें मिनट में पहला गोल किया। बेंगलुरु के लिए ये गोल शिवा शक्ति ने किया। प्रतियोगिता में यह उनका 5वां गोल रहा। मुंबई एफसी ने 30वें मिनट में बराबरी का गोल दागा। मुंबई के लिए ये गोल अपोइया ने किया। पहले हाफ का खेल खत्म होने तक दोनों टीमें 1-1 से बराबर थीं। 61वें मिनट में सुनील छेत्री की कॉर्नर किक पर एलन कोस्टा ने गोल कर बेंगलुरु एफसी को 2-1 से आगे कर दिया और बेंगलुरु ने अंत तक खेल में इस बढ़त को बनाए रखी और खिताब पहली बार अपने नाम कर लिया। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।